अच्छा, आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो हमारी 4 मेजर ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, अमेज़ॉन, ईबे, अलीबाबा और अली एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ छोटी छोटी कंपनीज मज़ीद जो है उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अमेज़ॉन जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो है वो ई कॉमर्स का जॉइंट समझा जाता है। ठीक है, जॉइंट कैसे समझा जाता है कि अमेज़ॉन जो है वो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स को जो है वो उसने बूस्ट दिया है। ठीक है, अगर हम ई कॉमर्स का कोई बिजनेस मॉडल प्रॉपर स्टडी करें तो वो अमेज़ॉन से बेहतर किसी का भी नहीं। ठीक है, इन टर्म्स के उनकी पॉलिसीज़, उनका वर्किंग मॉडल, उनके जो है वो चीज़ों को किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, ये अमेज़ॉन जो है इसने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया। इस टाइम अमेज़ॉन जो है वो दुनिया के 16 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेशन में है। ऑपरेशंस का मतलब हम लोग जब लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एज अ बायर, ठीक है, एंड एज अ सेलर आप किस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को जब हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो .com के एक्सटेंशन की बात की थी हम लोगों ने। अमेज़ॉन जो है वो इस टाइम 16 डिफरेंट कंट्रीज और मल्टीपल रीजन्स के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, और जो वर्किंग मॉडल है अमेज़ॉन का वो ये है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर 3 तरीके से इंटरेक्शन में आते हैं। एक एज अ बायर, एक एज अ सेलर और एक एज अ होल सेलर। ठीक है, एज अ बायर तो सिंपल सी बात है, सीधी सीधी के लिए आप जाएंगे चीज़ें परचेज करेंगे एंड दैट्स। ठीक है, एज अ सेलर में क्या होता है कि आप रिटेल पर्सन के तौर के ऊपर, यानी कि शॉप, आपकी सिंगल जो शॉप होती है आप उस बोर्ड के ऊपर जो है वो एज अ सेलर काम करते हैं। आपकी एक सिंगल शॉप होती है, आप किसी एक कंट्री से स्टार्ट करते हैं, देन आप लोग मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर जाने के लिए आप लोगों को जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात करें, Amazon.com है, अगर आप वहाँ पे करते हैं अपना सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अमेज़न मैक्सिको, साथ में कनाडा, इनके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूके के अंदर, यूरोप के अंदर सेल करना है तो देन आपको एक सेपरेट जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है एज अ सेलर। ठीक है, आप ये नहीं है कि आप यूएस के जो जब आपने यूएस में रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो तभी आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं। आपने जब यूरोप के अंदर आना है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट चेंज हो रहा है, जब आप यूरोप के अंदर आएंगे तो यूरोप के अंदर आप लोगों को जो है वो चेंज मिलेगा उसमें वर्किंग मॉडल में, तो वहाँ पे आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन यूके की करानी पड़ती है। और आप जो है उसके बाद यूरोप में आप फ्रांस, इटली वगैरह बस किसी में कराते तो आप बाकी यूरोप की जो अमेज़ॉन है उनमें आप सेल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जिस तरह इंडिया है और इस तरह के दूसरे ममालिक है जिनमें अमेज़ॉन ऑपरेट कर रहा है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, तो इनके अंदर आपको इंडिविजुअली करना पड़ता है। अब ये किसी भी ग्रुप ऑफ उसमें नहीं आता। हम इसको कहते हैं जी कि ग्रुपिंग हो चुकी होती है कि अगर आप यूएस में करवाते हैं तो बाकी दो, कनाडा और मैक्सिको में आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूरोप में कराते हैं तो यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन और इन कंट्रीज में जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बट आप लोगों ने अगर सऊदी अरेबिया में अपने आप को रजिस्टर कराया अमेज़ॉन के अंदर एज अ सेलर तो आपको बाकी कंट्रीज में सेपरेटली कराना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया, दुबई और जो है वो यूएई जिसको हम कहते हैं, और साथ में आपका इंडिया और इस तरह की जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज किसी ग्रुप के अंदर नहीं आती, ये इंडिविजुअल है। ठीक है, तो जब भी हमने अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है तो हमने मेक श्योर करना है कि हम लोग किस मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं। जितने भी कंट्रीज हैं हर कंट्री को हम मार्केट प्लेस कर रहे हैं। यूएस की मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, यूके की मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम, क्योंकि देखें अमेज़ॉन ने क्या किया है कि अपने जो व्यूअर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनको उन्होंने 16 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया कंट्री वाइज। जो कैटेगरीज हैं ये कंट्री वाइज। जो यूएस के लोग हैं उनको अमेज़ॉन ने कहा कि आप Amazon.com से खरीद सकते हैं, तो आपको डिलीवरी होगी। देखिए सेलर्स भी सारे जो है वो कंट्री वाइज भेज दिए। अगर आप यूएस में बैठे हुए हैं तो आप सबसे पहले क्या प्रेफर करेंगे कि मैं Amazon.com से यूएस से स्टार्ट करूं, फिर मैं जाऊं कनाडा, फिर मैं जाऊं मैक्सिको। सिमिलर एग्जांपल पाकिस्तान की लेते हैं, अगर हम पाकिस्तान पहले शुरू करेंगे, मैं पाकिस्तान से शुरू करूं, देन मैं इंडिया जाऊं आगे पीछे। इसी तरीके से उन्होंने सेलर्स एंड बायर्स दोनों को
कैटेगराइज कर दिया कंट्री वाइज, ठीक है। एक तो लोड कम हो जाता है आपका, वर्क लोड, मैनेजमेंट लोड कम, ये खिचड़ी बन जाती है कि पूरी दुनिया के सेलर एक ही जगह बैठे हुए, आप अपनी तरफ से ऑर्डर करें कि मैंने यूएस के लिए ऑर्डर किया था और सेलर आगे से इंडिया का बैठा हो, तो क्या होगा, मैनेजमेंट डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कंट्री वाइज चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। तो ये एक तरीक़ेकार है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी उन्हीं कंट्री वाइज ही होती हैं, सेलर्स के एंड बायर्स को। तीसरा तरीका है कि आप एज होल सेलर वेंडर के तौर के ऊपर अमेजोन के साथ काम करते हैं। वहाँ पे होल सेलिंग सेम लाइक आप अलीबाबा के ऊपर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, तो वेंडर आप लोग काम करते हैं, ब्रांड्स के तौर के ऊपर आप लोग काम करते हैं अमेजोन, ठीक है। अमेजोन का जो वर्किंग मॉडल है वो उसमें दो से तीन तरीकों से हम लोग काम करते हैं। सबसे पहली चीज है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल जो होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और उसको अपनी ब्रांड की लेबलिंग के साथ मार्केट में बेचते हैं। मैं इस पेन की बात करता हूँ, ये मेरे ख्याल में जो है वो डॉलर वालों का पेन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी कि नहीं यही चीज़ मैं बेचूंगा पर मैं अपनी किसी ब्रांड के नाम के साथ बेचूंगा, चाइना में आप लोगों के जो सेलर हैं वो इसके ऊपर खुद आपका ब्रांड प्रिंट करके दे देते हैं, वो बिल्कुल कोरे होते हैं उनके पास। ये अभी पेन आपको इसके ऊपर कोई मोनोग्राम नजर नहीं आ रहा, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना ब्रांड लिख के बेच देंगे। तो क्या होगा कि वो हमारी ब्रांड के साथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉक्स की बात करता हूँ, अब इसके कोई ब्रांड नहीं है तो हम यहाँ पे ABC लिख के इधर हम अपना एक मोनोग्राम लिख के तो उसको सेल कर देंगे। तो ये अब प्राइवेट लेबलिंग होगी। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करके अपनी ब्रांड का लेबल लगाते हैं। लेबल लगाने के बाद हम लोग उसको सेल कर देते हैं। ये प्राइवेट लेबलिंग होती है, ठीक है। प्राइवेट लेबलिंग इस टाइम सबसे मशहूर चीज़ है अमेजोन के ऊपर। मशहूर क्यों? इसलिए कि देखें अमेजोन पे अमूमन ब्रांड्स रजिस्टर्ड होती हैं। अगर आप कोई भी चीज़ बगैर किसी के यूएस के अंदर ये है, पाकिस्तान के अंदर तो इस चीज़ की वो नहीं है कि ये अब जैकेट है तो जैकेट कोई भी ये जैकेट बना के बेचने लग जाता है। भाई यूएस के अंदर कॉपीराइट्स के बहुत इश्यूज हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है कि आपके पास इस चीज़ के इख्तियारात हैं कि कोई बंदा इसको कॉपी नहीं कर सकता। कोई कॉपी करेगा तो आप उसको सू कर देते हैं। सू का मतलब होता है आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि इसने मेरी प्रोडक्ट कॉपी की है, ठीक है। आपको कुछ अर्सा पहले शायद याद हो कि एप्पल का और सैमसंग का एक कॉन्फ्लिक्ट था किसी एक डिज़ाइन के ऊपर, फ़ोन के किसी डिज़ाइन के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट था और इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शायद केस किया हुआ था। सैमसंग के ऊपर केस था एप्पल का। तो ये चल रहा था निज़ाम, कॉपीराइट्स इशू होते हैं। हम लोग जो है वो जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है, मैंने शायद याद हो आप लोगों को कि जब हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे थे तो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर्स की हम लोग बात की थी। एक बंदा होता है जो गाड़ियों के स्केच और ब्लूप्रिंट्स बनाता है, ठीक है। अब वो जो बंदा है सिमिलर काइंड ऑफ क्या है कि वो प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट भी होते हैं। आप इस काम को चेक करने के लिए कि इस यूट्यूब में कॉपीराइट इशू तो नहीं है, हम लोग गूगल पेटेंट के ऊपर जाते हैं, उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट इस पे कॉपीराइट के कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर उसके ब्लूप्रिंट्स में कुछ चेंजिंग करवा के तो बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये पेन है, अब जो इसकी गूगल पेटेंट के ऊपर इसका ब्लूप्रिंट होगा कि इसकी कैप के ऊपर इतनी लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस भी हैं, देन इसके फलां जगह पे ये मोनोग्राम है, बैक पे इसकी कैप का डिजाइन ये है, इसकी लेंथ इतनी थी, विड्थ इतनी है, निप जो है इसकी ये टिप इसकी इतनी चौड़ाई है, इस तरीके से उसका डिजाइन है। अब ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट पे लिखी होंगी, ठीक है, गूगल पेटेंट पे होती है। जब हम लोग उसकी प्राइवेट लेबलिंग कर रहे होते हैं तो हमने उसमें कोई छोटी मोटी जी ये कैप जो है ये लाइंस वाली है, इस तरीके से लाइंस है, आप दूसरे तरीके से राउंड सर्कल इसके ऊपर बना दें। इसके जो बैक कैप है इसको खत्म ही कर दें, बिल्कुल बैक से वो बंद कर दें। इसकी जो कैप का डिजाइन है ये ऊपर से ऐसे कट है तो इसको आप राउंड कर दें कैप। निप जो है ये इस तरीके से एक यहाँ पे सर्कल है, देन वहाँ पे थोड़ा सा वो कम आ रही है, देन उसके ऊपर निप है, ये चीजें खत्म करके डायरेक्ट लाइन लगा दें। ये चेंजिंग हम लोग चाइना में देते हैं, वो उसी तरीके से हमारी चेंजिंग के मुताबिक प्रोडक्ट को बना देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। ये प्राइवेट लेबलिंग कहलाती है, ठीक है। हम अपनी छोटी मोटी प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन करवा के उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें, ठीक है। तो ये प्राइवेट लेबल तो बेसिक चीज़ है कि आप
पहला मॉडल है बिजनेस का कि आप या तो अपनी प्रोडक्ट लें, कोई भी प्रोडक्ट लें, उसको कस्टमाइजेशन करवाएं। इस चीज़ में एक चीज़ माइंड में रखें कि पैसा लगता है, ठीक है। जब आप कस्टमाइजेशन कराते हैं प्रोडक्ट की तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं तो आप 5-10 पीस कस्टमाइज करके देंगे, आपको 500, 1000 पीस, 100, 200 पीस के मिनिमम आपको ऑर्डर देने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है कि आपका जो जनरल रिटेल सिस्टम होता है, जनरल रिटेल सिस्टम में अमेज़न में क्या होता है कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट पिक करते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ओपन प्रोडक्ट्स हैं। ओपन प्रोडक्ट मीन कि केबल्स है जैसे, ठीक है। जनरल आप एक केबल है वो उस पे कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, तो किसी ब्रांड ने कस्टमाइज करवा के नहीं लगाई, उस डिजाइन के मल्टीपल लोग भी बेच रहे हैं, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार आप वो बेच सकते हैं प्रोडक्ट, जनरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो जिस तरह फूड कंटेनर्स होते हैं, लाइक फूड कंटेनर मतलब कि जो जार नहीं होते आप लोगों के घरों में जिसमें आप लोग खाने पीने की चीज़ें रख रहे होते हैं, एयर टाइट जार होते हैं, वो अमूमन हम लोग बिस्किट्स के लिए रखते हैं कि वो बिस्किट्स नमी ना हो जाए, वो जार। अब उस पर क्या कस्टमाइजेशन हो सकती है, इतनी ज़्यादा सफाई के लोगों के, वो आप लोग इन जनरल आइटम्स में आ जाती है, वो आप सेल करें, या आप लोग किसी न्यू चीज़ को यूज करके या रिफर्बिश्ड करके सेल करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ एप्पल के एयरपॉड्स की। अब एप्पल के एयरपॉड्स आप लोग न्यू नहीं बेच सकते आप अमेज़न पे, क्यों? आप कॉपीराइट इश्यूज हैं, एप्पल उसका सोल ओनर है। अब आपने सेल करना है तो उसमें कस्टमाइजेशन करा के करनी है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको फिर भी शौक है सेल करने का, तो फिर आपको यूज या न्यू रिफर्बिश्ड करके या लाइक न्यू करके आप उसको सेल कर सकते। न्यू ब्रांड न्यू नहीं करके सेल कर सकते, ब्रांड न्यू का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते आप उसको। ये सेकंड ऑप्शन होती है सेलिंग की, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, ठीक है, या रीसेलिंग करें। रीसेलिंग में क्या होता है कि आप किसी बड़ी ब्रांड से ले लें, हम लोग क्या कहते हैं इसको, रीसेलर का लाइसेंस ले लें। लाइक मैं कहता हूँ एप्पल की बात करता हूँ, आप एप्पल को मेल करें जी कि जनाब मैं आपकी प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो मुझे भी ऑथराइज करें। एप्पल आपको ऑथराइज कर देगा प्रोडक्ट बेचने को, आपको एक लाइसेंस देगा प्रॉपर कि जी ये सेलर फलां शॉप नेम फलां जो है वो अमेज़न पे हमारी प्रोडक्ट्स रीसेल करने का मिजाज है। जब आप लिस्टिंग करेंगे तो अमेज़न आपसे पूछेगा कि आपके पास इसका लाइसेंस है या नहीं है। हम उसको वो वेरिफिकेशन आती है, हम उसको वेरीफाई कर देते हैं लाइसेंस देके, तो आप लोग जो है वो रीसेलिंग इस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा रीसेलिंग का तरीकाकार ये है कि आप लोग जो हैं वो कहीं से भी किसी और मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट है जिसको ड्रॉप शिपिंग का नाम भी देते हैं, अब वहाँ से प्रोडक्ट इधर लगा दी, ऑर्डर आया, आप लोग उसको मूव आउट करते हैं, बट वो भी कोशिश करेंगे जनरल रिटेल के अंदर ही चीज़ रहती है, ठीक है। अब बात यह आ जाती है कि अमेज़न पे प्रोडक्ट जाएगी कैसे, ठीक है। आप लोगों ने कहा बिजनेस मॉडल अमेज़न का पढ़ा होगा, सारों ने पढ़ा, तो मैं उसको बिजनेस मॉडल को फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 3 तरीक़ेकार होते हैं हमारे पास। पहला है FBA, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। हम इसमें क्या करते हैं, हम अपना स्टॉक लेते हैं अमेज़न के डेडिकेटेड वेयर हाउसेज में। अगर आप यूएस में सेल करना चाह रहे हैं तो यूएस के कुछ वेयर हाउस की लिस्ट होगी, उनमें से किसी एक पे भी अपना स्टॉक भेज देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी शिपिंग, रिटर्न, रिफंड, कस्टमर सपोर्ट, पैकिंग, डिस्पैचिंग, ये तमाम अखराजात और ये तमाम चीज़ें अमेज़न बर्दाश्त करता है, इसकी टेंशन हमें नहीं होती। अमेज़न हमारे भी आप पे कस्टमर को जब ऑर्डर आता है तो हमारे भी आप पे कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देता है, पैकिंग करता है, डिस्पैचिंग करता है, सब कुछ 24 घंटे के टाइम के अंदर अंदर हमारे प्रोडक्ट कस्टमर हमारे को पहुंच चुकी होती है। ये FBA का फायदा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट के साथ प्राइम लिखा होता है, अमेज़न प्राइम प्रोडक्ट है। प्राइम का मतलब होता है कि ये वो प्रोडक्ट है जिनकी शिपिंग अमेज़न का है, ठीक है, वो प्राइम प्रोडक्ट होती है। सेकंड होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। नाम से ही जाहिर है कि जो सेलर होगा वो इसकी फुलफिलमेंट करे, इसकी शिपिंग, पैकिंग, डिस्पैचिंग, रिटर्न, रिफंड, कस्टमर सपोर्ट, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार सेलर खुद है। कोई मसला आ जाता है उसके अंदर भी सेलर ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ का। थर्ड है ये थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आप ये कहते हैं कि अमेज़न बहुत एक्सपेंसिव है,
अमेज़न जो है वो इतना नहीं कर रहा, जो हमारे अखराजात हैं वो नहीं पूरे होते हैं अमेज़न से, या आप पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर रहे हैं और आपका स्टॉक किसी और वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है, तो आप थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विसेज में क्या होता है कि जिस अमेज़न का वेयर हाउस है इसी तरीके से लोग भी वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके भी आप पे पैकिंग डिस्पैचिंग करते हैं, बट कस्टमर सपोर्ट आप लोगों ने खुद मैनेज करनी होती है। ठीक है, वो बंदा जो थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर है वो सिर्फ आपकी पैकिंग डिस्पैचिंग रिटर्न्स को ही मैनेज करता है। ठीक है, शिपिंग को मैनेज करता है। आपसे कुछ मंथली चार्ज किए जाते हैं, पर आइटम भी चार्ज होते हैं और मंथली भी उसकी फीस चार्ज होती है। ठीक है, सिमिलरली FBA में भी आपसे पर आइटम भी चार्ज होता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा चार्ज होती है आपसे, और अगर प्रोडक्ट सेल ना हो तो जब तक वो सेल नहीं होती तब तक आपसे चार्जेस चलते रहते हैं। रीसेलिंग में शर्त ये कि अगर आपका स्टॉक आपके पास है फिजिकली, ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ नहीं है। ड्रॉप शिपिंग इन चीज़ों से, ड्रॉप शिपिंग में ये दोनों नहीं होती, ये और ये आ सकती है ड्रॉप शिपिंग में। थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट ही कर रहे हैं ना ड्रॉप शिपिंग में। थर्ड पार्टी का मतलब है कि आपके पास स्टॉक नहीं, तीसरी बंदे से लेके दे रहे हैं, या आप FBM कर रहे हैं। अगर FBA का सारा जो कानून है ये तब आपके पास चलेगा जब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकली पड़ी है और आप उसको Amazon के वेयर हाउस पे फिजिकली बेच चुके हैं, तब आप FBA कहलाती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोगों ने एक किताब लिखी, 1000 बुक्स हमने प्रिंट करवाई। ठीक है, मैं कहता हूँ 200 बुक्स Amazon को भेज दे। ठीक है, 800 हम अपने पास रख लें। अब जब 200 का ऑर्डर आएगा तो Amazon जो 200 फिजिकली हम Amazon को भेजेंगे तो वो FBA कंसीडर होगी, उससे पहले FBA कंसीडर नहीं होगी। हमने अपने पास रखा हुआ है तो FBM कंसीडर होगी। हम अगर उसकी शिपिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो FBM होगी, अगर Amazon शिपिंग कर रहा है तो वो FBA होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें FBA में फायदा ये होता है कि आपको सिर्फ थोड़ी सी फीस दे के शिपिंग के, पैकिंग वगैरह के अखराजात और झंझट से आप लोग बच जाते हैं। ठीक है, अब देखें आप लोगों के पास दो लिस्टिंग्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं A और B। ठीक है, अब प्रोडक्ट A है, इसके साथ ये FBA है, फ्री शिपिंग लिखा आ रहा है, 24 घंटे के अंदर जो है ये प्रोडक्ट आपको पहुंच जाएगी। जबकि सिमिलरली दूसरी शिपिंग है, ये आप लोग घर से कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं। अब इसमें भी आप कंपीट करने के लिए फ्री शिपिंग लिख देते हैं, बट इसका 2 से 4 दिन का टाइम है। अब कस्टमर किसको परचेज करेगा? फ्री शिपिंग विद 24 आवर्स डिलीवरी, ना कि फ्री शिपिंग विद 2 to 4 डेज की डिलीवरी। इसलिए अमूमन क्या होता है, ये भी एक मोनोपोली है। ठीक है, मोनोपोली हम इसलिए कह सकते हैं कि जी कस्टमर्स को या रीसेलर को, इनका या जो सेलर्स होते हैं उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या मजबूर किया जाता है कि आप FBA ही करें। अगर आपकी प्रोडक्ट FBA होगी तो ज़्यादा अच्छी सेलिंग होगी। FBM में क्या होता है कि आपकी ऑटोमेटिकली रैंकिंग डाउन हो रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, आपको कम प्रॉफिट में भी जीना पड़ता है। FBA में क्या होता है कि आपको झंझट, अब देखें आप मैक्सिमम आपको FBA में क्या होगा कि जब स्टॉक खत्म हो गया तो दोबारा मंगवाना, बाकी लिस्टिंग मैनेज करें और अपनी मार्केटिंग मैनेज करें। FBM में आप लोगों को शिपिंग भी मैनेज करनी है, रिटर्न्स भी मैनेज करने हैं, रिफंड भी मैनेज करने हैं, कस्टमर सपोर्ट भी देखनी है। देन आप लोगों को प्रोडक्ट खत्म हो गया है तो दोबारा भी लेके आनी है, फिर लिस्टिंग्स भी देखनी है, मार्केटिंग, हमने तमाम चीजें करनी होती है। तो क्या होता है कि लोग झंझट से बचने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा तो दे देते हैं Amazon को, बट वो आगे FBA करवा देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, Amazon का बिजनेस मॉडल क्लियर है सारों को। अब सवाल ये है कि जी अब प्रोडक्ट लग गया है तो अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप। देखिए प्रोडक्ट लगाने का जो, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते, पहले हम eBay और अलीबाबा और AliExpress को देख रहे थे। eBay टू सम एक्सटेंट, अगर आप OLX का आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो देखिए OLX में हम लोग एड्स लगाते हैं, लोग उस पर बिड करते हैं। ठीक है, और जो जिसकी बिड सबसे करामद होती है हम उसको प्रोडक्ट शेयर कर देते हैं। पर OLX में बंदा आता है, आके आपको पैसे देता है और आपसे चीज़ दे जाता है, ऐसे ही है। पर eBay में थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। eBay में दो तरीके की लिस्टिंग्स होती हैं, एक बाय नाउ होती है और एक ऑप्शन होती है। बाय नाउ में क्या होता है कि बाय नाउ में हम एक फिक्स प्राइस लगा देते हैं कि अगर किसी ने खरीदनी है तो इतने की खरीद ले, इससे कम पैसे नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन हम ये दे देते हैं कि बिड की,
कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 24 की प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है, और हम कह रहे हैं मैं 24 से कम नहीं दूंगा और बिड की ऑप्शन अनेबल है, और आलियान आता कहता नहीं ये जो प्रोडक्ट है ये 20 की मुझे दे दो, अगर मुझे फिजिबल लगता है तो मैं उसको 20 की दे दूँ, नहीं तो मैं उसकी ऑफर कैंसिल कर दूँ। ऑप्शन में क्या होता है कि हम मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। 24 घंटे का हमारे पास टाइम होता है, 7 डेज का, 3 डेज से 7 डेज का टाइम होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यही प्रोडक्ट जो है वो कहता हूँ जी कि $1 से इसकी बिड स्टार्ट हो रही है, आलियान आता है वो कहता है जी ये प्रोडक्ट मैं $2 में लूंगा। अब उस्मान आता है वो कहता है जी आलियान ने 2 की है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मैं इसको 3 में लेता हूँ। एंड पे 3 दिनों बाद जो हाईएस्ट बिडर होता है वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उसकी हो चुकी होती है, ठीक है। 3 दिन या 7 दिन जितने की आप ऑप्शन लगा लें, उस टाइम के बाद जिसने सबसे ज्यादा बिड लगाई होगी, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट 25 की बिकी हुई है, 25 बिड फॉर एग्जाम्पल जो है वो रिक्शा ने 25 बिड लगाई हुई थी, तो अब 25 बिड ऑटोमेटिकली जब टाइम खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली इनका ऑर्डर पंच हो जाएगा, इनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट इनके हवाले करनी पड़ेगी मुझे। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनमें जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो एडवांस पेमेंट की होती है, आपके अकाउंट्स में से एडवांस पेमेंट करती है, अनलाइक पाकिस्तान के कैश ऑन डिलीवरी। बाकी दुनिया में कैश ऑन डिलीवरी इतनी कारामद नहीं है, बाकी दुनिया में आप पेपाल या अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडवांस में पेमेंट करते हैं, तब जाके आपकी प्रोडक्ट सेलर आपको देता है। हमारे मुल्क में थोड़ा सा निज़ाम चेंज है कि आप पहले ऑर्डर पंच करते हैं, प्रोडक्ट भेजते हैं, अगले का दिल है उसने अम्मी अबू से पूछा नहीं और ऑर्डर पंच कर दिया, और आगे से किसी बहन भाई या अम्मी अबू ने दरवाजा खोला है, वो कहेंगे हमने तो ऑर्डर नहीं किया और वापस आ जाता है। अब इसकी सारा जो नुकसान होता है हमारे मुल्क में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ना चलने की या कम चलने की, ये एक रीज़न है। हम लोग शुरू में ऑर्डर कर दिया जी जल्दबाजी में, अब बाद में जी दिमाग चेंज हो गया जी हमारा, या हम लोग ने जो है वो जिसके लिए ऑर्डर किया था उससे हमारी लड़ाई हो गई है, अब मैंने नहीं हो गया आएगी प्रोडक्ट, हम कहते नहीं लेनी वापस, अब प्रोडक्ट तो वापस आ गई, जो कोरियर सर्विस है उसने तो उस प्रोडक्ट के हैंडल करने के पैसे सेलर से चार्ज करने ही करने हैं हर हालत में, और रिटर्न के भी पैसे चार्ज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 200 रुपया चार्ज हो रहा है, अब ये 200 प्लस 100 रिटर्न का 300 रुपया सेलर को पड़ गया, प्लस उसकी प्रोडक्ट भी नहीं बिकी और मार्केटिंग कॉस्ट प्लस जिससे आप लोग आए थे। तो ये पाकिस्तान में बिजनेसेस, ई कॉमर्स बिजनेसेस को फ्लॉप करने का ये रीजन है। अगर हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि एडवांस पेमेंट मेथड्स को, बट हम लोग एडवांस पेमेंट लेके भी भाग जाते हैं। हम लोग क्योंकि ईमानदार नहीं है, हम एक ईमानदार कौम नहीं है, हम लोग एडवांस पेमेंट लेके भी भाग जाते हैं। हम लोग कहते हैं जी पैसे आ गए आप बाहर में जाए, प्रोडक्ट नहीं भेजिए। तो इसलिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हमारे कौम में, और जो है उन मसाइल के कोई हल नहीं है, कोई हम लोग हल, क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है वो हम लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर नहीं जा सकते। सेकंड क्या होता है कि आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सेलर, आप लोगों के अंदर सवाल आएगा जी वो भी तो मुल्क है ना, वहाँ पे कुछ बंदा भाग सकता है, वहाँ पे बंदा भाग नहीं सकता जी, वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेलर आपको प्रोडक्ट आपने ली, उसने नहीं भेजी, आप रिफंड वेबसाइट पे आप ओपन कर देंगे, वेबसाइट से रिफंड नहीं आ रहा, आप पेपाल पे रिफंड ओपन कर देंगे। पेपाल के अंदर अगर वो सेलर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे देता तो 3 दिन का टाइम देता है पेपाल डिस्प्यूट का। हम 3 दिन के अंदर पेपाल ऑटोमेटिकली उस सेलर से पैसे लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इतने एक्स्ट्रा पेपाल के पास होते हैं। अगर तो चले ऐसा हुआ कि हमने क्रेडिट कार्ड से किया और हमें रिफंड वापस नहीं आ रहा, तो हम कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस कर देते हैं उस बंदे को, सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दी, हमारा सिटीजन पोर्टल है ना, उसी तरीके से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाल देते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट उस बंदे को नोटिस भेज देती है कि भाई इस बंदे के पैसे वापस करो, नहीं तो हम आपको सू कर देंगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपके अकाउंट सील हो जाएंगे। एक कंप्लेन पे भी अकाउंट सील हो जाता है, पाकिस्तान नहीं है, बाहर के मुल्कों में एक कंप्लेन पे भी अकाउंट सील हो जाते हैं। अगर वो बंदा नहीं करता, उसके डोर पे पुलिस आ जाती है कि जी आप इस बंदे के पैसे वापस करें, फौरन अभी करें और ट्रांजैक्शन की प्रूफ दे, वो करवा के जाते हैं काम। वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट जो है, कानून जो है वो अपनी बालादस्ती को कायम खुद करता है और अपने सेलर को जो बायर्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ का निज़ाम है ये चेंज है, सेलर का आ गया क्या करें,
बायर भाग गया, क्या करें? बायर ने पैसे नहीं दिए, क्या करें? यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ जो है वो फैसिलिटेशन और कानूनियत की वजह से जो है वो हम लोग फंसते हैं। हमें नहीं पता, हमारे मुल्क में भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। कभी आप लोगों ने सुना कंज्यूमर कोर्ट क्या करती है? आपने ये गिलास लिए, इनकी मार्केट रेट जो है वो 10 रुपये है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बंदे ने आपसे 150 रुपया चार्ज कर लिया इस गिलास का, उसने एक्सेस अमाउंट की या गिलास जो थे वो टूटे हुए दिए। अब वो बंदा मान ही नहीं रहा बात। एज अ कस्टमर आपके पास राइट है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में उस बंदे के खिलाफ केस कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट को जो है वो ये फर्ज है कि उसने केस की डिसीजन जो है वो जिस भी अगर वैलिड है, जो सेलर बायर है वो वैलिड है, तो उसके हक में अगर जाता है केस तो वो रिफंड करवा के दे। हमारे मुल्क में भी कंज्यूमर कोर्ट्स काम करती हैं, ठीक करती हैं काम। मसला क्या है कि हम लोगों को पता नहीं है उनको इस्तेमाल करना, और वो कंज्यूमर कोर्ट्स हमें हमारे पास कोई आएगा तो हम जाएंगे ना, अन्य बात नहीं जा सकते। इस तरीके से अगर ये बनी वाला एक्टिविटी है कि 4000 का रूम 50,000 का दिया 4000, अब इस तरह के हालात में आप किसको अप्रोच करेंगे? कंज्यूमर कोर्ट, जो एग्जैक्ट इदारा है जो इस मसले को हल करने वाला वो कंज्यूमर कोर्ट है। आप कंज्यूमर कोर्ट को जाके बताएंगे, कंज्यूमर कोर्ट आपका मसला हल करेगी और आपको रिफंड करवा के देगी या जो भी मामला हो, एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वापस करवाए कंज्यूमर कोर्ट। ये चीज बाहर के मुल्कों में फाल है, लोगों को अवेयरनेस है, वो छोटी सी बात होती है कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है। अगर आप लोग पाकिस्तान और बाहर के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो ईबे पे वापस आते हैं जी। ऑक्शन पे क्या होता है, जो मैक्सिमम बिडिंग वाला बंदा होता है वो प्रोडक्ट ले जाता है और हम फिर प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं। ईबे का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल चेंज है। ईबे के अंदर आपको स्टार्ट में एक लिमिट ऑफ लिस्टिंग मिलती है। आप शुरू में 100 प्रोडक्ट्स ही सिर्फ लगा सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। 100 प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की मालियत $1000 से या 1000 पाउंड से ज़्यादा ना हो। जितनी आपकी सेल इंक्रीज होती है, ईबे आपकी लिमिट भी इंक्रीज करें, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख की आपको लिमिट बनाता शुरू करता है पर मंथ। ईबे की जितनी लिमिट्स हैं वो पर मंथ है, ठीक है। ईबे जो है वो पहले पेपॉल के साथ काम करता था पेमेंट मेथड के तौर पे, अब ईबे जो है वो उनका अपना भी पेमेंट मेथड आ रहा है, ठीक है। तो ईबे जो है या अमेज़न, ये सारी प्रोडक्ट्स कंपनीज जो है ये हर सेल के ऊपर आपसे एक परसेंटेज चार्ज करती है। ये डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट है। अब ये नहीं है कि आप कहेंगे जब आप कॉस्टिंग कर रहे हैं तो गारमेंट्स के अंदर शायद आपसे 10% चार्ज हो, क्या पता उस वेबसाइट की जो है वो गारमेंट्स कैटेगरी 15% एक ऑर्डर पे चार्ज कर रही हो और फूड्स की कैटेगरी शायद 12% हो, कोई और कैटेगरी है 5% पे हो। तो हर कैटेगरी बेस्ड कमीशन जो ईबे और अमेज़न चार्ज करता है आपके हर ऑर्डर से। ये जो कमीशन है ये जैसा आप लोग ऑर्डर आता है आपके अकाउंट में, आप जो प्रोडक्ट है उस पे से सबसे पहले ये लोग अपना कमीशन काटते हैं, फिर आपको अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जिसको आप फी के नाम से, अमेज़न फी या ईबे फी के नाम से होता है। आपको कमीशन आपको कटता है, फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, फिर आपने कई बात करनी है। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग में मेक श्योर करना होता है कि जो आप लोग अगर मैंने आप लोगों को एक मॉडल बताया था मार्केट प्लेस से मार्केट प्लेस की ड्रॉप शिपिंग, यानी कि ईबे से अमेज़न या अमेज़न से ईबे। अब उसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं 20 की या 30 की आप बेच रहे हैं और 20 की मिल रही है, तो इसकी जब हम कॉस्टिंग निकालेंगे, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं कि हम लोग परचेज कॉस्ट प्लस ऑल एक्सपेंसेस माइनस सेल कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एक्सपेंसेस की बात करें तो 30 की प्रोडक्ट सेल है, ठीक है। शिपिंग इसके अंदर $2 शिपिंग है, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग इसके अंदर 1 है, कमीशन इसके अंदर 10% था तो वो 3 है, ठीक है। अब ये कितना हो गया 6, ठीक है। अब 30 में से आप 6 निकाल दें तो आपके पास कितना बच गया 24। हमें प्रोडक्ट कितने की आई 20 की, तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है $4 का। ये तो सीधा सीधा काम है, सीधी सीधी बात है। ये जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। हमने मेक श्योर करना होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है, कोई भी आप लोग प्रोडक्ट लेते हैं, मेक श्योर करें कि उसमें मिनिमम
$5 का आपका प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम। आप अमेज़न पे बेच रहे हैं, कहीं पे भी बेच रहे हैं, किसी भी जगह पे बेचते हैं, उसकी प्रोडक्ट रिसर्च और उसकी प्रॉफिटिंग का एक क्राइटेरिया है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि $25 अबव की प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, $25 से ज्यादा की प्रोडक्ट होनी चाहिए जो भी आप बेचेंगे, इससे कम की नहीं बेचनी, इसमें प्रॉफिट नहीं होता। उसके बाद आप लोगों का जो $5 से अबव होना चाहिए, $5 मिनिमम है, इससे कम का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आपकी रनिंग आइटम होनी चाहिए। रनिंग आइटम का मतलब है, देखें ऐसी अब टिश्यू है, अब टिश्यू देखें डेली यूज आइटम है ना, ये तो इसकी जरूरत तो नहीं खत्म हो सकती। पेन्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। अब अगर आप लोग जो है वो यूनिक प्रोडक्ट उठाने लग जाए, जैकेट्स उठाने लग जाए या सीजनल प्रोडक्ट उठाने लग जाए, वो आपकी नहीं बिकेगी कभी भी। हमने नॉन सीजनल रेगुलर प्रोडक्ट्स को लेके आना है, रेगुलर प्रोडक्ट्स रिसर्च करनी होती है, ठीक है। देन आप लोगों की प्रोडक्ट की जो रेटिंग है, .5 स्टार एंड अबव होनी चाहिए, ठीक है। अब अमूमन आप लोग प्रोडक्ट अमेज़न पे देख रहे होते हैं तो उसके साथ स्टार्स बने हुए होते हैं ना, ये एक दराज पे आपके प्रोडक्ट जो स्टार बने होते हैं ना, 4 बंदों ने रेटिंग की है, 5 बंदों ने। अब 5 स्टार आप लोगों के इस तरीके से होते हैं, मतलब है तो कम से कम जो है वो तकरीबन 800-900 प्रोडक्ट्स बिकी हैं तो 100 रिव्यूज आए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, तो इन 5 चीजों को हम लोगों ने माइंड में रखना है। पहली, प्रोडक्ट की प्राइस $25 से या 25 पाउंड से ऊपर की होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट है 25 पाउंड से ऊपर की होनी चाहिए। सेकंड, उसका प्रॉफिट मिनिमम 5 पाउंड का होना चाहिए। थर्ड, रनिंग आइटम होनी चाहिए, ठीक है, ये ना हो कि जी खरीद के फंस ही जाए, बिके ही ना। फोर्थ, हमारे पास उसकी स्टार रेटिंग जो है वो 4.5 एंड अबव होनी चाहिए। एंड फिफ्थ, हमारे जो रिव्यूज हैं वो 100 से ऊपर के होने चाहिए, ठीक है, 100 एंड अबव के रिव्यू होने चाहिए। ये 5 क्राइटेरिया, जो 5 चीजों का जो क्राइटेरिया है, इसकी बेस के ऊपर आपकी तमाम तर जो है वो प्रोडक्ट की हंटिंग, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है। अब ये प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है। अब जब आप प्रोडक्ट हंटिंग मतलब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग जो है वो फाइंड कर रहे हैं कौन सी प्रॉफिटेबल। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन तो नहीं आया कि ये प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, तो ये प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन सोर्सेज से। ये जो 2 सोर्सेज थे ये बेचने वाले थे सोर्सेज। अली बाबा ऐसा सोर्स है जहां से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे होलसेलर से यहाँ पे बैठे होते हैं, हम उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट प्लेस में काम शुरू कर रहे हैं, आप चाहते हैं जी कि मैं इन्वेस्टमेंट करके तो कुछ प्रोडक्ट खरीदूं, हंटिंग कर लिया, मैं वो खरीदना चाहता हूँ, तो आपने किसी सप्लायर से मार्केट से कोई एस्टिमेट तो लेते हैं ना। जब भी आप फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जब मार्केट में आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, एक शर्ट खरीदने जा रहे हैं, आप क्या पहली दुकान में जाते साथ ही खरीद लेते हैं, 2-3-4 दुकानें घूमते हैं ना, तो रेट का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आप जाके खरीदते हैं। आप लोग इसी तरीके से अली बाबा के ऊपर और अपने लोकल, अगर आप लोकल किसी सप्लायर को जानते हैं या मार्केट में लाहौर में मैन्युफैक्चरर है बहुत ज़्यादा, फैसलाबाद में है, गुजरावाला में, आप उनके पास जाए, पूछें जी कि ये प्रोडक्ट में ये तस्वीर दिखाएं जी, ये प्रोडक्ट में लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, कितने की आप लोग मुझे बना के देंगे, वो आपको एक एस्टिमेट देगा। आप फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, इस पे मेरी शिपिंग इतनी पड़ेगी, पैकिंग डिस्पैचिंग इतनी पड़ेगी, ये सारा कुछ इतना होगा, इतने खर्चात आएंगे, अमेज़न का इतना कमीशन होगा, उसके बाद मुझे $5 बचत है, तो ठीक है ले लेते हैं। $5 के अंदर हम लोग जो है वो लाजमी नहीं, आपको शुरू में $5 ही होगा। $5 इसलिए रख रहे हैं कि शुरू में हमें प्रोडक्ट ब्रेक इवन पे बेचनी पड़ती है उसकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए,
आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर प्रॉफिट कमाते हैं। यानी पहले रोज ही आप लोग कहें कि अब मैं एक बेच के ही सारा कुछ कमा रहा हूँ, परेशानी वाले काम नहीं करने, ठीक है। हमने शुरू में गिव अवे देने होते हैं। ये कल हम स्ट्रेटजीज, सेल की स्ट्रेटजी हम कल डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। तो हम लोगों को किस तरीके से सेल करनी होती है ये हम कल इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आप सप्लायर ढूंढें, सप्लायर से पूछेंगे जी कितने की मुझे प्रोडक्ट मिलेगी, और आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करें, इतने की सेल करूंगा, इतने की मिल रही है, बीच के इतने खर्चे हैं, ये मुझे बचत है। अगर आपको वो बचत फिजिबल लगती है तो आप उसको परचेज करें और अमेज़न के वेयर हाउस पे बेचें और उसको सेल करें। कल हमने जब बात की थी वो मगरमच्छ वाली, $5 इसलिए आपके रखे हैं कि कम से कम आपके पास इतना ऑप्शन हो कि कल को ये 30 की चीज अगर वो मगरमच्छ जो है वो 25 की ले आए तो आप भी कम से कम 25.19 की या 25.5 की बेचने के काबिल हो, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास इतनी गुंजाइश हो कि आप 5 पाउंड भी खेल सके। आप बचत ही आपको 1 पाउंड की है और आप प्राइस मजबूरन आपको 1 पाउंड डाउन करनी पड़ जाती है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो आपको मार्केट के हिसाब से प्राइस करनी पड़ती है। अपनी मर्जी से नहीं कि मैं ये पेन है मैंने 20 रुपए का लिया है, मैं आपको कहूँ जी मैंने 500 का बेचना है। पागल ही होगा कोई मुझसे आके 500 का लेगा, कि मुझे सारे कहेंगे ये पागल हो गए। इसका ये ना 20 का पेन है तो मार्केट के हिसाब से 30 का मिल रहा है तो मैं भी बहुत आदमी तो 32 का बेच दूंगा या 35 का बेच दूंगा। इतना ही रहता है ना, मार्केट प्राइस होती है एक चीज की, ठीक है। तो यही जो चीज है ये चीज भी डिजिटल ई कॉमर्स में भी यही चीज अप्लाई होती है। जब भी आप लोग सेल करते हैं तो एक मार्केट प्राइस के मुताबिक सेल करते हैं, अपने पास से नहीं हम लोग बोंगी मार सकते, ठीक है। फिर आप लोग क्या होगा, स्टॉक फंसा के बैठ जाएंगे। तो हम लोग मार्केट प्राइस पे इतना कुशन रखना होता है 5 से 10 पाउंड मिनिमम, इसीलिए हम लोग अपना प्रॉफिट रख रहे होते हैं कि कल को हमें प्राइस के अंदर खेलना पड़े तो हम लोगों के पास ओपन एरिया हो खेलने का। ये ना हो कि 1 पाउंड डाउन करते हुए भी $1 डाउन करते हुए हमारी जान निकल रही हो कि यार फला खर्चा भी था। तो अपनी जान नहीं निकालनी, हम लोगों ने इतना कुशन रखना है कि हम लोग अच्छे तरीके से खेल सके, ठीक है। अब अगर सप्लायर की बात है जी कि प्रोडक्ट हम लोगों ने इस क्राइटेरिया पे निकाल लिया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अलीबाबा पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सप्लायर बैठे हुए हम उनको कांटेक्ट करते हैं जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी डिटेल्स है, ये मैं चाहता हूँ मुझे ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। वो आपको बताएंगे जी कि मिनिमम आप 100 खरीदे तो इतना आपका रेट बनेगा, 1000 खरीदे इतना। हमने अगेन अपनी पॉकेट के हिसाब से खेलना है। हमने जो मेरे पहले दिन बात की थी, अपनी पॉकेट से बाहर होके कभी भी नहीं खेलना, अपनी पॉकेट के हिसाब से खेलना है। आपकी पॉकेट अगर नहीं गुंजाइश, अगर आपकी पॉकेट में कि आप $2000 इन्वेस्ट करें तो मत करें, फोर्स नहीं करें अपनी पॉकेट को। आप अपनी पॉकेट को फोर्स करेंगे आपकी पॉकेट को लैप्स करेंगे, ठीक है। इसलिए सप्लायर से बात करें, ये ना हो पहले सप्लायर से बात करते हैं साथ ही अमीन कर लें, 5, 6, 7 सप्लायर से बात करें, उनसे डिस्कशन करें, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। उनसे बात करें, डिस्कशन करें, देन आप लोग अपनी प्रोडक्ट फाइनल करें। अब अगर आप एक प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो आप अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं, वही होलसेल की प्रोडक्ट रिटेल में अली एक्सप्रेस से मिलती है, ठीक है। अली एक्सप्रेस को इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि हमें ये बातें क्यों बताई जा रही है। एज अ ई कॉमर्स VA, वर्चुअल असिस्टेंट, आप लोगों की ड्यूटी होती है कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है और आप लोगों ने उसका सप्लायर भी फाइंड करके देना है। ये ई कॉमर्स VA की जॉब होती है। प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो उस ई कॉमर्स VA की जॉब है कि उसने रिसर्च भी करनी है, फाइंड भी करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है जब आपको हायर करता है कि मेरा ई कॉमर्स बिजनेस मैनेज करो, तो हमें मेक श्योर करना होता है कि हम ही उसका बिजनेस ऑल मैनेज करके दें। अब ई कॉमर्स VA की क्या जॉब है? अब ई कॉमर्स VA की ये जॉब है कि जब वो बिजनेस को स्क्रैच से उठाए और उसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे एंड प्रोवाइड करने के साथ साथ उस बिजनेस को ऊपर लेके आए। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आज एक बिजनेस जो VA सर्विसेज प्रोवाइड की, $1000 पर मंथ आप उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको $200 इसमें से दे देता है। अगर पूरे साल तक आपने पर मंथ $1000 ही उसको प्रॉफिट दिया, कोई ग्रोथ नहीं दी,
क्या वो आपके पैसे इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमें इसका जो प्रॉफिट है वो 1000 से बढ़ा के 10,000 रुपए करना है, तब वो जाके हमें 200 से बढ़ा के 2000 पे लेके आएगा। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो अगर आप उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे तो आपको प्रॉफिट देता है, बल्कि वो शायद पूरे ये 12 महीनों की मैंने बात की है जी, शायद अगर आप 3 महीने तक उसको 1000 रुपये रखें ना, चौथे महीने वो आपको फारे की कर दे, या तुम्हारा मेरा मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? बिजनेस तो मेरा ग्रो नहीं हो रहा। अब हमें जब भी किसी भी पर्सन के ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को देखना होता है कि हम किस तरीके से उसके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल, हम लोगों ने जब अपने क्लाइंट के साथ काम शुरू किया तो हम लोग जस्ट 3 पर्सन थे और हमारा पर वीक एक ऑर्डर आता था, वीक में कोई एक ऑर्डर आता था। हमने उसको ग्रो किया, एक वेबसाइट से 2, 3, 4, 5, 6 वेबसाइट्स पे गए, बिजनेस को ग्रो किया, प्रोडक्ट रेंज ग्रो की। आज जो है वो हम लोगों की नीचे टीम 13 बंदों की बैठी हुई है और हमारी डेली की सेल 150 से 200 ऑर्डर है, 150-200 ऑर्डर पर डे है। ठीक है, पहले हमारी जो फर्स्ट इनवॉइस थी वो तकरीबन 56,000 रुपया थी जो इस कंपनी ने रिसीव की थी। आज जो है वो हम लोग 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की इनवॉइस पर मंथ रिसीव करते हैं। इनवॉइस मींस कि हमें जो पेमेंट क्लाइंट करता है 5-6 लाख रुपया पर मंथ वो हमें पे कर रहा होता है। इस चीज तक है हम लोगों ने बिजनेस ग्रो किया है। पहले हम लोग एक वेबसाइट पे थे, आज हम उसकी 3 से 4 वेबसाइटें चला रहे हैं। पहले हम सिर्फ फोन्स बेचते थे, अब हम फोन्स के साथ एक्सेसरीज भी बेचते हैं। हम उसे कह रहे हैं यार घर के आइटम्स बेचो और फर्नीचर भी बेचो, हम उसको डेली आइडिया दे देते हैं। पहले हम सिर्फ गूगल पे मार्केटिंग करते थे, आज हम गूगल के साथ बिंग के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग करते हैं। पहले हम एसईओ नहीं करते थे, अब हम एसईओ भी कर रहे हैं। तो बिजनेस की ग्रोथ जितनी भी होती है वो बिजनेस ई कॉमर्स कंसल्टेंट या बीए की जॉब होती है। क्लाइंट ने ही अगर सोचना है कि आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि वो अगर आप हायर कर रहे हैं। ये आपकी जॉब है कि आप लोगों ने बिजनेस को ग्रो कराना है। ग्रो कैसे कराना है कि जब आपको बिजनेस हैंड ओवर हो तो मेक श्योर करें कि आप उसके बिजनेस की तमाम चीजों को प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं। एकदम से हम लोग कूदते नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, हम लोगों ने उसके बिजनेस मॉडल पूरा समझना होता है, तमाम छोटी छोटी जितनी भी चीजें होती हैं उनको सीखना होता है, उसको रिस्क एनालिसिस पूरा करना होता है कि क्या खुदा ना खास्ता में ये अगर ग्रोथ की तरफ जाता हूं तो इसकी शेयर ड्रॉप हो जाएगी, अगर शेयर ड्रॉप होगी तो मैंने इसको रिकवर कैसे करना है। आपकी स्ट्रेटजीज के बैक के ऊपर भी एक बैकअप प्लान के ऊपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर देखें आप ग्रो नहीं कर रहे, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने $1000 पर मंथ का बिजनेस स्टार्ट किया उसके साथ, ठीक है, 3 महीने तक कोई आपने उसको ग्रोथ नहीं दी, क्या साल तक कोई ग्रोथ नहीं दी, साल बाद उसको कहो यार कि $2000 की इन्वेस्टमेंट तो करो फलानी प्रोडक्ट, करेगा? कभी भी नहीं करेगा। आप मुझे कहें ना, अगर पूरा महीना आप लोग ऐसे ही मुंह उठा के आते रहे, पूरे महीने बाद कहेंगे कि सर हमें जो है वो क्लाइंट उठा के दे, मैं आपको कभी भी नहीं क्लाइंट दूंगा। क्यों? आप लोगों की कोई ग्रोथ नहीं। अगर आप पूरे मंथ में प्रॉपर असाइनमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है आप लोगों की अंदर ग्रोथ हो रही है, आप लोग स्किल सीख रहे हैं, तो मैं महीने बाद इस पोजीशन में पहुंचूंगा यार कि मैं फलां बच्चे को कोई क्लाइंट आता है तो उठा के ट्रांसफर कर सकता हूँ, मेरे पास बैकअप के तौर पे कोई बच्चा फलाना बैठा हुआ है। बिजनेस में कोई भी आपके हमेशा जो आपकी बात मानी जाए, घर में भी अगर 3 बहन भाई हो आप लोग, एक के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, 2 के नंबर नहीं खराब आते हैं, जिसके खराब नंबर आते हैं वो कभी हुआ है ऐसे कि उसकी बात माने? अब्बा जी कहते हैं पुत्र तेरे नंबर खराब आ रहे हैं, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। ओ ये बड़ी बहन है, इसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, हाँ ठीक है जी, बड़ी बहन ने कहा कि ऐसे है तो बस ऐसा ही है, ऐसे ही है। मुंबई घरों में भी ऐसे होता है, हमेशा उसके नंबर अच्छे हैं या उसकी बात मानी जाती है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही निज़ाम है, आप जब तक अपने क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं बिल्ड करोगे, आप उसका जो है वो उसके बिजनेस को ग्रोथ नहीं दोगे, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। साल बाद आप उसको कहेंगे कि मुझे 200 से 2000 करो यार, साल हो गया तुम ऐसा काम करो, क्या मेरे लिए क्या किया, मुझे तो पूरे साल से 1000 पे ही रखा है, मैं तुम्हें क्यों दूं एक्स्ट्रा जब मुझे एक्स्ट्रा नहीं आया। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो है वो ग्रोथ,
देखें एक क्लाइंट आया है, वो आज एक प्रोडक्ट पे आप देखें उसके साथ आप क्या क्या बेच सकते हैं। ये उस ई कॉमर्स का दबाव होता है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आती है। ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं आपको सिखा सकता। हमारे पास नीचे 11 से 12 बंदे बैठे हुए हैं, सारे ऐसे नहीं है कि जी सब ग्रोथ सोच रहे हो, ग्रोथ सिर्फ 2 से 3 ही सोच रहे होते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो फकीर के फकीर होते हैं। हर बंदा ग्रोथ नहीं सोचता, हर बंदा ये नहीं सोच रहा होता कि भाई जो काम कर रहा हूँ इसको कल मैं कितने एफिशिएंटली करूँगा। सिमिलरली हर बंदे के पास ये सलाहियत नहीं होती, बट इस चीज सलाहियत को सीखा जा सकता है। आप सीख कैसे सकते हैं कि आप उसको, आप एक रिस्क टेकर हो, आप रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क लेने के बाद आप जो है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये ना रिस्क ले लिया, थोड़ी सी चपेड़े पड़ी और आप रोना धोना शुरू कर दें, आप ये हिम्मत आ जाए, ऐसे नहीं है। रिस्क लिया, डाउनफॉल आएगा और एकदम से आप लोग पैक फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल मैं दूं तो हम लोगों ने 2019 में जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम लोग बिल्कुल ऐसे कहने ना कि जिस तरह चूजा अंडे से निकलता है तो कोई उसको समझ नहीं आती, हम लोग इसी तरीके से थे, बिल्कुल बेसिक कोले से थे, कोई समझ नहीं थी, कोई पता नहीं था बिजनेस में क्या होगा, क्लाइंट बात क्या होगा। 20 में हम लोग थोड़े से स्टेबल हुए जब, तो मार्च अप्रैल में कोविड आ गया, क्लाइंट ने कहा जी 50% नफरी डाउन और सारी नफरी जो डाउन करनी है डाउन कर दो, प्लस जो आप लोग पे कर रहे हो उसको 50% में आपको पे करूंगा अगर आप मेरे पास रुकना चाहते हैं। उस टाइम अगर हम फ्रस्ट्रेट होके वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देते, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लाइंट के लिए 3 महीने काम किया, इसलिए कि मैंने कहा नहीं क्लाइंट नहीं जाने देना, मुफ्त काम करते हैं। हमने मुफ्त काम किया क्लाइंट के लिए, मैंने और नीचे सर सामा बैठे में उन्होंने क्लाइंट के लिए मुफ्त भी काम किया, फिर क्लाइंट हमें 50% पे करता था। अगेन हम लोगों ने बैक पुल किया बिजनेस को, मेहनत की, उसको अगेन लेके आए। हमारी टीम जो मार्च 2020 के अंदर 8 बंदों तक पहुंच चुकी थी, वो अगेन सिर्फ 2 बंदों पे आ गई थी अप्रैल में। अगेन हम लोगों ने जुलाई अगस्त में 2020 के अंदर वही जो 2 बंदों की टीम थी अगेन 8 बंदों तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ क्या था कि हम लोगों ने रिस्क लिया, रिस्क लेके एक चीज को जस्टिफाई देके, तो उस रिस्क के अंदर ये नहीं कि आप रिस्क ले लिए सो जाए, मेहनत करनी होती है रिस्क के अंदर, ठीक है। अब वही रिस्क जो है वो आज हमें जब पे बैक कर रहा है, 1.5 साल की मेहनत के बाद वही हम लोग जो है वो स्टेबलाइज्ड बिजनेस के अंदर आ गए। तो हमें हमेशा जो है वो रिस्क लेके चलना है, ठीक है। अलीबाबा के अंदर जब भी आप लोग काम करेंगे, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, अलीबाबा पे जब हम लोग काम करेंगे आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि सप्लायर की चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आना। आपको बहुत सर्विस पार्ट दिखाएंगे जी हमारी बहुत अच्छी फैक्ट्री है, अमूमन क्या होता है कि बैक फॉल पे कुछ भी नहीं होता, एक कमरा होता है, वो भी किसी से माल उठा के आपको देगा। हमने मेक श्योर करना है कि जो हम बंदा ढूंढ रहे हैं वो वाकई ही वेरीफाइड हो, उसके लिए अलीबाबा कुछ आपको दे रहा होता है, हम इसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स देता है, लाइक ये बंदा 4 साल से काम कर रहा है, इसके इतने जिस तरह प्रोडक्ट के रिव्यूज उधर होते हैं इसी तरीके से प्रोडक्ट के सेलर के रिव्यू या सप्लायर के रिव्यूज अलीबाबा पे होते हैं। आप उसके रिव्यूज पढ़े, तो आप उसके नंबर ऑफ ईयर्स जो वर्किंग के हैं वो पढ़े, कितना इसने बिजनेस किया पिछले 1 साल में वो पढ़े, क्या इसके पास वेरीफाइड सेलर का सर्टिफिकेट है, फैक्ट्री की कोई इसने वीडियो लगाई हुई है। ये सारी चीजें हमने वेरीफाई करने के बाद हम लोग जाकर उस सेलर से बात करते हैं। फिर जब आप किसी सेलर को, ये नहीं है कि वो आपको कहेगा जी कि ठीक है जी 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर लें पैसे दे और एकदम से उठा के पैसे दे दें, नहीं, आप उसको बोले सैंपल के तौर के ऊपर प्रोडक्ट भेजो, वो आपको सैंपल में प्रोडक्ट भेजेगा, तैयार हो गया प्रोडक्ट, जो हो गया मुझे वीडियो कॉल करो, दिखाओ कहाँ पे। हम वीडियो कॉल करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, देख के फलाना बॉक्स ओपन करो, वहां से वेरीफाई करा, क्योंकि देखें ऊपर अगर वो आपको बता दे कि हाँ जी ये आपकी प्रोडक्ट है, नीचे उसने कितना डाला हुआ हो, क्या कर सकते हैं, एक दफा प्रोडक्ट FPA पे चली गई तो हमें वेरीफाई करवानी होती है। उसको बोले कि आप ऊपर से नहीं एंड से प्रोडक्ट निकाल के दो, सारा डब्बा खाली करो, मैं तुम्हें $10 एक्स्ट्रा पे कर दूँ, कोई बात नहीं, वो करके देगा आपको। इसलिए जब भी इसका बेस्ट तरीकाकार ये कि आप पाकिस्तान के किसी सप्लायर से बात करें, पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट बन जाते हैं, आप यहाँ से चीज लें, इधर ही पैक करें, खुद अपने हाथों से भेजें, वो वेरीफाइड होगी, क्वालिटी चेक हो,
ऐसे virtually आप किसी से प्रोडक्ट मंगवा लें, जब तक आप लोग वेरीफाइड सेलर नहीं है या अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे पास खतरा होता है, रिस्क ये होता है कि हमारा पैसा डूब सकता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? अमेज़न, ईबे, अलीबाबा की कहानियां सारों को क्लियर है। अब बात ये है कि एक वीए के पास क्या टास्क होते हैं। देखें, जो वीए होता है उसके पास जो टास्क होते हैं, सबसे पहला टास्क होता है कि उसने बिजनेस को स्टेबलाइज करना होता है। उसने डे टू डे जितने काम है, लाइक प्रोडक्ट लिस्ट करना, हंट करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, देन उसके जो है वो छोटी छोटी जितने भी काम होते हैं डेली जो क्लाइंट दे रहा होता है, वो तमाम काम वीए की जिम्मेदारी होती है। सेकंड उसका टास्क ये होता है कि उसने मार्केटिंग भी करनी है, रिसर्च भी करनी है, सब कुछ करना है। थर्ड टास्क में ये आता है कि उस वीए ने जो है ये उसकी जॉब के अंदर आता है कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, हम इस क्लाइंट का बिजनेस कहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये भी उस वीए की जॉब में आता है। फोर्थ ये है कि वो क्लाइंट को गाय बगाए आगाह करे कि तुम्हारे बिजनेस की ये प्रोग्रेस है। डेली रिपोर्ट होती है, वीकली रिपोर्ट होती है, मंथली रिपोर्ट्स होती है। हमने डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करनी होती है। ठीक है, और क्लाइंट को आपने इन्फॉर्म रखना है कि भाई ये जो बात है ये इस तरीके से हो रही है, ऐसे ही होगा, ये तरीकेकार है काम करने का, इसके अलावा नहीं, ताकि क्लाइंट को इतना पता हो कि आप काम कर रहे हैं। लास्ट जो चीज होती है वो ये चीज होती है कि क्लाइंट को आप लोगों ने बगैर बताए कोई स्टेप नहीं उठाना। आप छोटी सी भी काम कर रहे हैं एज अ वीए, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपके क्लाइंट के नॉलेज में हो। कल को ये ना हो कि आपको क्लाइंट कहे कि जी आपने मेरे पूछे बगैर ये एक्टिविटी क्यों की है, ये परचेज क्यों की है। इसलिए जो भी काम करें कोशिश ये करें कि आप क्लाइंट को या तो प्रायर बता दी, अगर आपका क्लाइंट बहुत पुराना है और आपको जो है वो इजाजत दी हुई है तो फिर भी करने के बाद आप उसको बता दें कि सर मैं ये कर रहा हूँ या मैडम मैं ये कर रहा हूँ, जो भी। लास्ट जो चीज है, ये वीए की ही जॉब होती है, ई कॉमर्स वीए की कस्टमर सपोर्ट भी आती है। क्लाइंट्स की क्यूरीज सारी, जो क्लाइंट के जो कस्टमर्स हैं उनकी क्यूरीज भी वीए ने ही हैंडल करनी होती है। इसके लिए आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए। आप लोग जो है वो, अगर आप, अब ये नहीं है कि आप क्लाइंट आपको कह दी कि मैंने आपको वीडियो कॉल करनी है या वॉइस कॉल करनी है, मैंने कोई चीज़ डिस्कस करनी है, आप बोलो नहीं जी रात है, ऐसे नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू अर्न समथिंग यू हैव टू डील विद दैट। और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आप अपने आप को प्रोफेशनल रखें, ना कि आप देखें जब आप लोग क्लाइंट डील करते हैं तो हमें प्रोफेशनलिज्म के सारे तकाजों को पूरा करना होता है। वो आप लोगों की तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं कि और जी कॉल आ रही है तो फलाना क्या सोचेगा, फलाना क्या होगा, ये होगा, नहीं। ये चीज़ें, इन चीज़ों को बिला ताक रखते हुए आप लोगों ने जो है वो वीए इंडस्ट्री के अंदर कूदना होता है। क्योंकि आपके क्लाइंट, कुछ आपको मीटिंग्स हो रही होती हैं, क्लाइंट कहते हैं मेरे फलाने क्लाइंट से बात करो, मीटिंग है, आपको उसके क्लाइंट्स भी हैंडल करने पड़ सकते हैं। आपको मीटिंग क्लाइंट के साथ करनी पड़ रही है, रात के आधी रात आपको कॉल भी आ सकती है, आपको उसके मैसेज का रिस्पॉन्स भी देना है, उसको उसी टाइम बैठ के काम करके देना है। तो ये जितने भी होते हैं ना जी, अब तो मैं लैपटॉप नहीं ओपन कर सकता या कर सकती, अम्मा बस हो रहे हैं जो है वो अबू जो है वो कहेंगे कि इस टाइम बेंच बड़ी कह रही है कि जी क्यों लाइट ऑन की है कमरे की। अब ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। और लाइट का जो मसला है, क्लाइंट को इससे कोई गलत नहीं है कि आप लोगों का क्या मसला चल रहा है, लाइट नहीं है वो डोंट केयर क्या क्यों, लाइट कहाँ से लेके आनी वो आपकी जिम्मेदारी है। बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। क्लाइंट ने जब आपको हायर किया तो उससे काम चाहिए, ठीक है। तो वीए के अंदर आसानियां भी होती हैं, बट क्या होता है कि आप लोगों को 24 जो होता है ना 24 घंटे विजिलेंट रहना पड़ता है, जागते रहना पड़ता है, सोना नहीं होता किसी भी पॉइंट पे। ये नहीं कि मैं सच्ची वाला तो सो सकते हैं, मतलब कि आप लोग जब काम कर रहे हैं तो आप लोग होशोवास में काम करेंगे। कहीं भी आप लोगों की एक छोटी सी गलती अगले के बिजनेस को आसमान से जमीन पे भी ला सकती है, ठीक है। तो इसलिए एज अ वीए जब भी आप मशवरा दें क्लाइंट को जी इस चीज में इन्वेस्ट करो, तो आपके पास उसकी कंक्रीट नॉलेज और जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हवाई बातों में आप किसी को मशवरा नहीं दे सकते। क्लाइंट आप मुझे कहेंगे सर वो फलानी जगह पे प्लॉट बिक रहा है, खरीद लेने का, क्यों खरीदे? अब क्यों का जवाब आप लोग देंगे ना मुझे या नहीं देंगे? मेरे दिल का आप खरीद लें। आपके दिल का मैं क्या करूँ, दिल तो एक मॉडल है ना, पंप करने वाली, फूल पंप करने वाली मोटर है, दिल को हम लोग बदनाम करते हैं। तो मेरा दिल कर रहा है सर आप खरीद लें,
अब मैं कहूँगा मेरा क्या प्रॉफिट है, कोई रास्ता आता है उसको, पानी है, बिजली है, गैस है, टेलीफोन है, कोई साथ स्कूल है, कोई मार्केट है, कोई मुझे फैसिलिटी है, वहाँ पे रोड जाती है नहीं जाती, नहीं जी सर जी दिल कर रहा है खरीद ले, ऐसे दिल पे कोई आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए जब भी हमने बात करनी कंक्रीट फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करनी होती, क्लियर है। कल हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो ये होगा कि जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर जो बेसिक टास्क होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, हंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो विद प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग लेंगे। देन हम लोग जो है वो कस्टमर्स एंड क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। थर्ड ये लिख ले बेशक, थर्ड जो चीज़ है अब वो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों का सप्लायर है उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है, कोई शक या सवाल है, तो वो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इफ नॉट देन वी विल क्लोज दिस क्लास।